स्वास्थ्य का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य स्वस्थ पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। भारत के स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रदाता शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय स्तर पर सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं का एक नेटवर्क भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है। ये सुविधाएं सब्सिडी वाली लागतों पर या यहाँ तक कि निःशुल्क आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा एक संपन्न निजी क्षेत्र सार्वजनिक प्रणाली का पूरक है, जिससे व्यक्तिगत चिकित्सकों के क्लिनिक, सामान्य अस्पताल, यहाँ तक कि विशेष सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल हैं। यह क्षेत्र कई तरह की आवश्यकताओं और आय स्तरों को पूरा करता है। स्वास्थ्य प्रणाली की यह दोहरी संरचना विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों की विशेषता है। स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन प्रणाली सुनिश्चित करता है और खुशहाली को बढ़ावा देना। सतत विकास लक्ष्य घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि समग्र स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संवैधानिक स्वास्थ्य कवरेज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच हासिल करनी होगी। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना जाना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 2023-24 में स्वास्थ्य सेवा पर भारत का सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 2.1% होने का अनुमान था, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आंकड़ों के अनुरूप है। WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 2020 में असमान 2020 के समान ही बनी हुई है। इससे पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 69.5 वर्ष, महिलाओं की 72.2 वर्ष, कुल जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है। नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार भारत का IMR 2022 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2022 तक 1000 जीवित जन्मों पर 28 तक कम हो गया। 2019 में 1000 जीवित जन्मों में 30 था। नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़े में स्पष्ट है कि भारत के लिए MMR 2018-19 के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 97, जो पिछड़े प्रति लाख पर 113 से निरंतर गिरावट दर्शाता है। भारत में NMR 2021 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर लगभग 23 बताया गया, जो 2019 के 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों के आंकड़े में सुधार दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39E, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48A और 7वीं अनुसूची। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 का विस्तार है। भारतीय न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्यापक अर्थ की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने स्वास्थ्य के अधिकार को प्रभावी रूप में एक निहित मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने इस अधिकार क्षेत्र को उत्तरोत्तर विस्तारित किया है। परमानंद कटरा बनाम भारतीय संघ और ORS 1989 में न्यायालय ने एक मरीज के जीवन को बचाने के लिए स्थान, जैसे सरकारी या निजी अस्पताल, की परवाह किए बिना चिकित्सा विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक डॉक्टर का पेशेवर दायित्व स्थापित किया। भारतीय संघ AIR 1995 ने स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के अधिकार को मौलिक माना, जो पूरे सेवा काल और यहाँ तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी श्रमिकों का हित सुनिश्चित करता है। राजेंद्र चंद्र नारायण ने प्रत्येक नागरिक के लिए चिकित्सा देखभाल की सुलभता सुनिश्चित करने के सरकार के उत्तरदायित्व पर बल दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक चुनौतियाँ क्या हैं? सामाजिक असमानता, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में व्यापक भिन्नता, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण और दूर दराज स्थानों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं।
ग्रामीण उपेक्षा। अस्पतालों के नेटवर्क के बावजूद भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है, जिससे ग्रामीण आबादी वंचित रह जाती है। निवेश में कमी। भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय चीन, अमेरिका, ब्रिटेन की तुलना में कम है। वित्तीय बोझ। स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला सर्वोच्च व्यय कई भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ उत्पन्न करता है। मानव संसाधन की कमी। भारत को अन्य देशों की तुलना में चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सीमित अनुसंधान। व्यापक अपील की कमी के कारण चिकित्सा अनुसंधान प्रायः उष्णकटिबंधीय रोगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अनदेखी करता है। संस्कृति पद्धति का प्रचलन। यह प्रणाली पश्चिमी उपचार मॉडल पर बहुत अधिक निर्भर करती है। निवारक उपायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों की उपेक्षा करती है। आगे की राय क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना। राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर समर्पित सामुदायिक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल में राज्य के निवेश को प्रोत्साहित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। वित्त पोषण वृद्धि। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्त पोषण को जीडीपी के अनुशंसित 2.5% तक बढ़ाना। सुधार के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना। निवारक लक्ष्य। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में बदलने के निवारक देखभाल की प्राथमिकता मिलती है। लोगों को स्वस्थ रखा जाता है और उपचारात्मक चिकित्सा पर निर्भरता कम होती है। जीवन शैली में परिवर्तन। उचित आहार, व्यायाम, स्वच्छता जैसी स्वास्थ्य आदतों को बढ़ावा देने के लिए स्थायी व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यों में पोषण, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य को एकीकृत करने में स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निर्धारक को संबोधित करने का अधिकार मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य और संबंधित मुद्दे। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अर्थ है किसी व्यक्ति को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक हित को सुनिश्चित करना। यह एक बात पर प्रभाव डालता है कि व्यक्ति दैनिक जीवन में कैसे सोचता है, महसूस करता है, कार्य करता है। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही मानसिक स्वास्थ्य भी समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता अवसाद, चिंता, लत सहित विभिन्न मुद्दे में सहायता कर सकते हैं। हालांकि यह केवल समस्याओं का समाधान करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें रोकने, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के विषय में भिन्न है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि WHO के अनुसार भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2443 दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर आयु समायोजित आत्महत्या दर 21.1% है। 2011 में NIMHANS द्वारा किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित प्रत्येक 10 में से केवल एक व्यक्ति ही साक्ष्य आधारित उपचार मिल पाता है। 2016 में NIMHANS द्वारा दिए गए राष्ट्रीय मानसिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित प्रत्येक 10 में से केवल एक व्यक्ति ही साक्ष्य आधारित उपचार मिल पाता है। मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट के कारण क्या है? मानव संसाधन की कमी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की भारी कमी है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार वर्तमान अनुपात प्रति लाख लोगों पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं, जो आवश्यक न्यूनतम 3 से बहुत कम है। खराब बुनियादी ढांचा जैसे बंद संरचनाएं, रखरखाव की कमी, गंदे शौचालय जैसे क्षेत्र स्पष्ट रूप में सम्मान के साथ जीवन जीने के बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। निम्न जागरूकता। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जैसी सरकारी पहलों के बावजूद मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे की सीमित समझ प्रारंभिक
प्रारंभिक हस्तक्षेप और निवारक देखभाल में बाधा डालती है। कलंक और शर्म मानसिक बीमारी के इर्द गिर्द एक गहरा सामाजिक कलंक व्याप्त है, जिसमें पीड़ितों को पागल करार दिया जाता है, जिसके कारण सामाजिक अलगाव होता है। उपचार अंतराल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले 92% भारतीयों के पास किसी भी सेवा तक पहुंच प्राप्त नहीं है। मानवाधिकार का उल्लंघन भारत में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रायः पुरानी प्रथाओं और खराब बुनियादी ढांचे के कारण मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जिससे बंद स्थान, रखरखाव की कमी, स्वच्छता स्थल शामिल है। आगे की राय क्या है? कलंक को तोड़ना और जागरूकता का विस्तार। मानसिक बीमारी से जुड़े कलंक को कम करना जरूरी है। स्पष्ट वार्ता और जागरूकता अभियान लोगों को मदद मांगने में महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का शीघ्र पता लगाना और उपचार इष्टतम परिणामों के लिए आवश्यक है। सामुदायिक पहुंच प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में व्यापक सुधार हो सकता है, विशेष रूप से वंचित आबादी के लिए। निवेश में वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शामिल करने वाले मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित सरकारी वित्त पोषण का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। समग्र देखभाल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को पारंपरिक चिकित्सा दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और एक व्यापक समग्र दृष्टिकोण अधिक अपनाना चाहिए। डिजिटल समाधान, टेलीमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य पहल मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। ले मचल हाँ भारत में रोगी को अधिकारों के लिए विविध ढांचा संवैधानिक अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार भी शामिल है। विशिष्ट कानून भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमन और औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम जैसे विभिन्न कानून पेशेवर आचरण और रोगी सुरक्षा के लिए दिशा निर्धारित करते हैं। सुरक्षा का अधिकार मरीज को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में देखभाल प्राप्त करने का अधिकार जो स्थापित मानकों को पूरा करता है। आपातकालीन देखभाल सभी अस्पतालों द्वारा बुनियादी आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करना विविध दायित्व है। रोगी अधिकार चार्टर कई स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं और संगठनों ने रोगी अधिकार चार्टर को अपनाया, जो रोगियों के लिए विशिष्ट सुरक्षा को रेखांकित करते हैं। वैश्विक मान्यता रोगी अधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रति उसके पालन से परिलक्षित होती है। प्रमुख चिंतित मुद्दे क्या हैं? विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं। हाल ही में पुलिस डेटा रिपोर्ट से पता चला है कि कोटा में 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्याएं की। 2019 में 18 छात्रों, 2018 में 20 छात्रों ने आत्महत्याएं की, जो गंभीर मुद्दा को उजागर करता है। कारण क्या है? शैक्षिक दबाव। आईआईटी के गहन शैक्षणिक माहौल जिसमें प्रतिस्पर्धा और उच्च कार्यभार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, छात्रों के लिए तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य कलंक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कलंक के कारण मदद लेने में अनिच्छा छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करने से रोक सकती है। सामाजिक अलगाव कठिन शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धी माहौल अलगाव और अकेलेपन की भावना पैदा कर सकता है, जिससे भावनात्मक संकट और बढ़ सकता है। वित्तीय तनाव वित्तीय बोझ विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए समग्र दबाव को बढ़ा सकता है। अवास्तविक अपेक्षाएं किसी भी कीमत पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की स्वयं और सामाजिक अपेक्षाएं दोनों ही अत्यधिक दबाव की भावना पैदा कर सकती हैं। संबंधित चुनौतियां क्या हैं? दर्ज मामलों की कमी। बुलिंग और भेदभाव की घटनाएं प्रायः रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, जिससे छात्रों को चुपचाप संघर्ष करना पड़ता है।
सनसनीखेज बनाना। शैक्षिक संस्थानों में आत्महत्या के जोखिम कारकों के बारे में सार्वजनिक चर्चा को सनसनीखेज बनाया जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण विवरण दब सकते हैं और प्रभावी समाधान को बाधा उत्पन्न हो सकती है। विकासात्मक परिवर्तन किशोरावस्था शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवर्तन का समय है, जिसमें युवाओं के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना और मदद लेना मुश्किल हो जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं प्रमुख संस्थानों में छात्रों को घर से दूर एक नए जीवन के लिए अनुकूल सांस्कृतिक अंतर, आहार परिवर्तन, धोखेबाजी के कारण शैक्षिक दबाव का सामना करना पड़ता है। सभी के लिए एक जैसा समाधान जियोथेरेपी, आत्महत्या हेल्पलाइन जैसे वर्तमान दृष्टिकोण आत्महत्या के जोखिम में योगदान देने वाले जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारकों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आगे की राय क्या है? अभिभावकों की भागीदारी, नियमित प्रदर्शन अपडेट के माध्यम से अभिभावकों और छात्रों के बीच संचार में वृद्धि से अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करने और चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। शीघ्र हस्तक्षेप सहकर्मी और सहयोगी व्यवहार में परिवर्तन की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि अलगाव या शैक्षिक संघर्ष, जो संभावित समस्याओं का संकेत हो सकता है। शिक्षण प्रणाली में लचीलापन, कम शैक्षिक भार और अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित करने के विकल्प दबाव को कम कर सकते हैं और संघर्षरत छात्रों के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकते हैं। तटस्थ शिकायत निवारण, तृतीय पक्ष शिकायत निवारण प्रणाली छात्रों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और निष्पक्ष समर्थन प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकता है। कल्याण को बढ़ावा देना, परामर्श सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर तक पहुंच, सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां मानसिक कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती हैं और अलगाववाद को रोक सकती हैं। सामुदायिक सहभागिता स्पिरिट गुजरात में जैसे सफल कार्यक्रम छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने में समुदाय के नेतृत्व वाली पहल की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। इन व्यापक रणनीतियों को लागू करके शैक्षिक अनुसंधान और समुदाय मिलकर एक सहायक वातावरण तैयार कर सकते हैं, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और आत्महत्या की घटनाओं को रोकेगा। भारत में अंगदान के नए दिशा निर्देश। भारत में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की अंगदान और प्रत्यारोपण प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश में परिवर्तन लाए हैं। इन परिवर्तनों में राष्ट्रव्यापी अंगदान, नागरिक अब किसी भी राज्य में अंगदाता के रूप में पंजीकृत करा सकता है, अर्थात निवासी संबंधी प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। प्रत्यारोपण के लिए पात्रता का विस्तार, मृतक दाताओं से अंग प्राप्त करने की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग पंजीकृत करा सकते हैं। कम लागत, अंग प्रत्यारोपण कराने वाले मरीजों को अब पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण की चुनौतियां, निम्न दर, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताएं कई नागरिकों को अंगदान करने में हतोत्साहित करती हैं। सीमित बुनियादी ढांचा, अंग प्रत्यारोपण एक विशिष्ट सेवा है जो केवल विशिष्ट अस्पतालों में ही उपलब्ध है। पारिवारिक समस्या, ब्रेन डेड दाताओं के परिवार दुख से जूझ रहे होते हैं, जबकि ऐसे मामलों में अंगदान के लिए समय कम होता है। मरीज की चिंताएं, प्रत्यारोपण के बाद देखभाल की गुणवत्ता और दीर्घकालिक उत्तरजीविता दर के बारे में चिंताएं मौजूद हैं। खंडित कार्यान्वयन, भारत में स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होने के कारण अंगदान नियमों में राष्ट्रीय स्वीकृति सुनिश्चित करना कठिन है। असमान वितरण, क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान हैं। विविध अधिकांश विशिष्ट प्रत्यारोपण अस्पताल दक्षिण भारत में केंद्रित हैं। अवैध गतिविधियां, अंगों की कालाबाजारी विश्वास को समाप्त करती है और कानूनी दान को हतोत्साहित करती है। आगे की राय क्या है? प्रत्यारोपण बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए सुनिश्चित अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के साथ की संख्या में वृद्धि करना,
जागरूकता अभियानों का लाभ उठाना, समझ बढ़ाने और दान को प्रोत्साहित करने के लिए मशहूर अस्पतालों या रोल मॉडल को शामिल करते हुए सार्वजनिक जागरूकता अभियानों का उपयोग करना, कम उम्र में ही शिक्षा, कलंक और पूर्वाग्रह से निपटने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में अंगदान के बारे में खुली चर्चा शामिल है। शामिल करना, मजबूत समन्वय को मजबूत करना, अंगदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय शासन स्तरों पर के बीच सहयोग करना, हितधारक सहभागिता, जागरूकता बढ़ाने, विशिष्ट क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने में स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करना। ये पहल भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण के लिए एक राष्ट्र एक नीति के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके बाधाओं को दूर और प्रत्यारोपण को अधिक सुलभ बनाकर इन परिवर्तनों में अधिक जीवन बचाने की क्षमता है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य को संविधान के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस बदलाव में से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को स्वास्थ्य सेवा से संबंधित विधायी और कार्य शक्तियों को साझा करने की अनुमति मिलेगी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा निकायों निवेश के लिए समर्पित विकासात्मक वित्त संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करने के पक्ष में तर्क क्या है? एकीकृत रणनीति और संसाधन आवंटन, केंद्रीय समावेशन, एक सुसंगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लिए अनुमति देता है, जिससे राज्यों में संसाधन का समान वितरण और सुव्यवस्थित योजना संभव हो पाती है। मानसिक देखभाल और गुणवत्ता, केंद्रीय निरीक्षण एक समान स्वास्थ्य देखभाल मानकों को लागू कर सकता है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे सकता है, और देश भर में चिकित्सा पेशेवरों के प्रशिक्षण को बढ़ा सकता है। प्रभावी संकट प्रबंधन, संयुक्त केंद्र राज्य प्रयास महामारी जैसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्थितियों के लिए त्वरित समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करने के विरुद्ध तर्क क्या है? राज्य प्राधिकरण का क्षरण राज्य नियंत्रण खोने का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि केंद्रीय दृष्टिकोण से उनकी स्थानीय प्राथमिकताओं दरकिनार हो जाएंगी। नौकरशाही में वृद्धि, अधिक केंद्रीय भागीदारी से स्थानीय स्वास्थ्य सेवा वितरण में प्रशासनिक देरी और क्षमता उत्पन्न हो सकती है। एक ही नीति सभी के लिए लागू होने की सीमा क्या है? विविध क्षेत्रीय आवश्यकताओं और क्षमताओं को एक समान नीतियों द्वारा संबोधित नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वाले राज्यों में स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव एक जटिल मुद्दा है, जिससे संबंधित लाभ और हानि दोनों हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करने से पूर्व आगे की चर्चा और संभावित प्रभावों का सावधानीपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। विश्व बैंक ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन का निवेश किया। विश्व बैंक भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए $1 बिलियन ऋण प्रदान कर रहा है। यह वित्त पोषण $500 मिलियन के दो ऋणों में विभाजित है। महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य की महामारी का पता लगाने, उसका निवारण और रोकथाम करने की भारत की सुरक्षा में सुधार करना है। उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रम, यह कार्यक्रम पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित है।
जिसे 7 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। आंध्र प्रदेश, मेघालय, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच यह सहयोग देश के स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र गुणवत्ता, पहुंच, सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को सहयोग प्रदान करता है।